आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे निबंध चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, यानी चिट्ठियों की पत्रों की अनोखी दुनिया, जिसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह जी। दोस्तों, निबंध के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि लेखक ने बताया कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस नहीं दे सकते हैं। पत्र साहित्य, कला, राजनीति के क्षेत्र में जड़ता का काम करते हैं। उनकी जड़ पत्र व्यवहार है। लगभग लगभग करोड़ों पत्र दुनिया में आज भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। भारत की यदि बात की जाए तो रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो पत्रों की अहमियत के बारे में बताते हैं। ये पिछले भाग में हमने पढ़ा था। पढ़ते हैं भाग 2, यानी इस निबंध के आखिरी भाग को। जानेंगे लेखक ने आगे पत्रों के महत्व के बारे में क्या जानकारी दी है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। लेखक बता रहे हैं कि आपको आज के समय में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा हो, या पत्र नहीं किसी से लिखवाया हो, या पत्रों का आपने कभी बेसब्री से इंतजार ना किया हुआ ऐस, क्या हो। ऐसे कम ही लोग मिलेंगे, या ना के बराबर ही लोग मिलेंगे। हमारे सैनिक तो, यानी हमारे सेना के जो लोग हैं, वह तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। यहाँ लेखक सेना के बारे में बता रहे हैं कि सेना में पत्रों की कितनी अहमियत होती है। वह अपने पत्रों का, अपनी चिट्ठियों का, अपने परिवार द्वारा प्राप्त चिट्ठियों का बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। लेखक इस आधुनिक युग के बारे में बता रहे हैं कि इस आधुनिक युग में क्या हो रहा है। इस आधुनिक युग से पहले लोग महीनों पत्रों का इंतजार करते थे, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब परिवहन के साधन सीमित थे, तो चिट्ठी ही दूर दराज के क्षेत्रों में आया जाया करती थी, लेकिन अब परिवहन के साधन विकसित हो चुके हैं, जैसे कार, जीप, बस, रेल। इस तरह के कई साधन आज विकसित हो चुके हैं, जिससे हम लोग चिट्ठी भेजने के बजाय खुद पहुंच जाते हैं अपना संदेशा लेकर। लेखक यह बात यहाँ पर बता रहे हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पूर्वजों की, अपने पुराने अ, रिश्तेदारों की, अपने पुराने लोगों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर नहीं रखा हो। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि आज भी लोग अपने पुराने लोगों की चिट्ठियों को सहेज कर संजो कर रखते हैं। फिर लेखक बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े लेखक होते हैं, पत्रकार होते हैं, उद्यमी होते हैं, कवि होते हैं, और जो बड़े बड़े प्रशासक होते हैं, सन्यासी होते हैं, किसान होते हैं, इनकी जो पत्र रचनाएं हैं, वे अपने आप में रिसर्च का विषय होता है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पुत, पुत, पिता के पुत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यानी लेखक नेहरू जी के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार जब नेहरू जी अपने काम से इधर से एक देश से दूसरे देश जाया करते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे, तो उस समय उनकी पुत्री थी जो इंदिरा गांधी, वह महज 10 वर्ष की थी। और उस समय वह आपस में किस तरह से बातें करते थे। उस समय कोई संचार का साधन इतना विकसित नहीं हुआ था जैसे टेलीफोन, और उस समय बस यही था पत्र व्यवहार का साधन, जिससे एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। तो नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को उस समय
पत्र के माध्यम से ही संदेश एक दूसरे तक पहुंचाया था। तभी उन्होंने पिता के पुत्र पुत्री के नाम एक किताब लिखी जो देश के करोड़ों लोगों को आज तक प्रेरणा देती है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? यहाँ लेखक आधुनिक आधुनिक संचार के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आज एसएमएस का रूप जिसने आज एसएमएस का रूप ले लिया है। पत्रों को तो हम सहेज कर रख सकते हैं अपने पास, लेकिन जो मोबाइल में एसएमएस होता है, एसएमएस का संदेश होता है, हम उसे जल्दी ही भूल जाते हैं। और लेखक बता रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि कितने ही मैसेज को संदेशों को हम सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। यहाँ लेखक तमाम बड़ी हस्तियों के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार उनकी सबसे बड़ी धरोहर क्या है, उनके द्वारा लिखे गए पत्र। भारत में इसी श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। यानी तमाम महान हस्तियों में राष्ट्रपिता का नाम महात्मा गांधी जी ने लिया है, जो पत्र व्यवहार में सबसे अधिक आगे है। दुनिया के तमाम संग्रहालय यानी म्यूजियम जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि दुनिया में तमाम ऐसे संग्रहालय बने हुए हैं जो जाने माने हस्तियों के पत्रों को संजो के रखते हैं अपने पास। तमाम पत्र देश, काल और समाज को समझने का असली पैमाना है। लेखक बता रहे हैं कि जो पत्र होते हैं वे उस समय के देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना होता है। हम उन पत्रों को यह पढ़कर यह समझ सकते हैं कि उस काल में, उस समाज में क्या घटित हो रहा था। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वह आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गए। यानी जब भारत गुलाम था तो अंग्रेज अफसर यहाँ पर आते थे हम पे गुलामी थोपने के लिए। लेकिन कुछ अंग्रेज अफसर ऐसे भी थे जो इस गुलामी को गलत मानते थे। इन्हीं बातों को वह अपने परिवार वालों को पत्र के रूप में लिखकर भेजा करते थे। लेखक उन्हीं पत्रों के बारे में बता रहे हैं कि आगे चलकर वह पत्र बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। लेखक बता रहे हैं कि इन पत्रों ने यह साबित किया था कि जो आज़ादी का संग्राम था वह कितनी जमीनी पर मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वह जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि महात्मा गांधी जी के पास दुनिया भर से कई संदेश आते थे, कई चिट्ठियां आती थी, उन पर एड्रेस के रूप में लिखा रहता था महात्मा गांधी इंडिया, यानी इंडिया के महात्मा गांधी जी के लिए हमारा पत्र। जहाँ भी वह महात्मा गांधी रहते थे उन तक वह संदेश पहुंच जाया करता था, वह चिट्ठी पहुंच जाया करती थी। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि आज़ादी के आंदोलन की जो अन्य हस्तियाँ थी, दिग्गज हस्तियाँ थी जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके नाम पर भी दुनिया से कई तरह के पत्र आते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र और चिट्ठियां आती थी, लेकिन उन पत्रों का जवाब किस तरह दिया जाए, तो इस बात में महात्मा गांधी जी सर्वोपरि है। महात्मा गांधी जी क्या करते थे, जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, किसी की चिट्ठी मिलती थी, किसी का संदेश मिलता था, तो उसी समय उसी वक्त वह उसका जवाब लिखकर उस एड्रेस पर भेज देते थे जिस एड्रेस से, जिस पते से वह संदेश आया है। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे, यानी उन पत्रों का जवाब गांधी जी स्वयं देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वह बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। यानी लेखक बता रहे हैं कि महात्मा गांधी जी अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे। जब उनका एक दाहिना हाथ यानी सीधा हाथ, राइट हैंड, दर्द करने लग जाता था लिखते लिखते, तो वह अपने बाएं हाथ को यानी उल्टे हाथ को
लेफ्ट हैंड को लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि महात्मा गांधी जी के अलावा आंदोलन के जो कई तमाम नायक हैं, उनके पत्र भी आज के समय गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। लेखक बता रहे हैं कि लोगों को जब बड़े-बड़े नायकों से जवाब आया तो उन्होंने किस तरह उन पत्रों को संभाल कर रखा है। उनके लिए यह पत्र प्रशस्ति पत्र से कम नहीं होता था और उन्होंने अपने जवाब को जो महात्मा गांधी जी से या अन्य आंदोलन नायकों से वह पत्र जवाब के रूप में जो मिला था, उन पत्रों को उन्होंने कईयों ने फ्रेम करवाकर अपने पास रख लिया था, अपनी यादों के रूप में कि यह पत्र इस नायक से हमें मिला है। यह है पत्रों का जादू। लेखक बताते हैं कि यह है चिट्ठी का जादू, पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। लेखक बताते हैं कि पत्रों के आधार पर ही भाषाओं में जाने कई भाषाओं में कितनी किताबें लिखी जा चुकी है और हकीकत में पत्र किसी डॉक्यूमेंट से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के नाम पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि किस तरह हिंदी साहित्य के बड़े बड़े साहित्यकार पत्र व्यवहार के लिए अपनी पुस्तकें लिखते थे। जैसे सुमित्रा नंदन पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और सूर्यकांत त्रिपाठी त्रिपाठी निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत जैसी कई पुस्तकें हैं जो पत्रों के बारे में लिखी गई हैं, वह हमको आज मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद जी खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वह बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद अर्थात तैयार रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार नेहरू और गांधी के द्वारा लिखे गए पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र बहुत प्रेरक है, जो दूसरों को प्रेरित करते हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। लेखक बताते हैं कि 1915 से 1941 के बीच में एक संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका नाम था महात्मा और कवि। महात्मा का अर्थात महात्मा गांधी जी और कवि अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर जी, वे आपस में पत्राचार करते थे, एक दूसरे को पत्र भेजते थे। इसी का संग्रह पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है 1915 और 1915 से लेकर 1947 के बीच में, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। उन पत्रों में कई सारे तथ्य लिखे हैं और कई मनोदशा का लेखा जोखा भी हमें मिलता है उन पत्रों में। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। यहाँ लेखक पत्र व्यवहार की आज़ादी के बाद की अवस्था के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार जो पत्र व्यवहार है, पत्र की जो स्थिति है, वह भारत में बहुत पुरानी है, लेकिन इसका जो असली विकास हुआ है वह आज़ादी के बाद ही हुआ है, यानी 1947 के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। यानी लेखक बता रहे हैं कि तमाम जितने भी सरकारी विभाग है उसकी तुलना में डाक विभाग की ख्याति सबसे अधिक है, यानी डाक विभाग ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। डाक विभाग क्या करता है? लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। लेखक बताते हैं कि किस प्रकार डाक विभाग श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी वह लोगों को जोड़ने का काम करता है और उसकी घर घर तक पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधन के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। संचार के तमाम ऐसे साधन हैं जो आज विकसित हो चुके हैं, लेकिन चिट्ठी पत्री की जो हैसियत है वह आज के समय में भी बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग
दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढांडियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि किस तरह चिट्ठी पत्री आज आज के समय में भी अपनी हैसियत बरकरार रखती है। या लेखक उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार शहरी इलाके हो या हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग हो या कठिन जंगल हो, जिनके बीच में गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच में पहाड़ों पर लोग रहते हो, समुद्र तट के आसपास लोग रहते हो जो जिन्हें हम मछुआरे कहते हैं, या फिर रेगिस्तान में लोग रहते हो। और लेखक बताते हैं कि आज भी इस इन सभी जगहों पर रह रहे लोग अपने खतों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। यहाँ लेखक बताते हैं कि आज के समय में एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों, चिट्ठी पत्र और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे यानी भारतीय डाकघरों के कार्यालयों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। लेखक बताते हैं कि जो दूर के ग्रामीण इलाके हैं जहां पर बैंक व्यवस्था अभी तक नहीं पहुंची है, वहां लाखों गरीब किसके भरोसे रहते हैं? वह मनी ऑर्डर के भरोसे रहते हैं, जिनमें परिवार का एक सदस्य शहर में जाता है और वहां से मनी ऑर्डर भेजता है। जो मनी ऑर्डर को लेकर आता है गांव या गरीब बस्तियों में, उनके लिए वो जो डाकिया मनी ऑर्डर को लेकर आता है, तो गांव के जो लोग होते हैं वह उसे देव का दूत दूत समझते हैं और उसे देव के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, यह था निबंध चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसमें लेखक ने चिट्ठियों के महत्व को दर्शाया है कि किस प्रकार सदियों से पत्रों की उपयोगिता रही है। साहित्य, राजनीति, कला के क्षेत्र में पत्र ही आधार है। फिर लेखक ने बताया कि आधुनिक युग में पत्रों के व्यवहार में कमी आई है, लेकिन पत्रों को पढ़ने या प्राप्त करने में जो आनंद मिलता है वह आज के आधुनिक संचार संसाधन मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, फैक्स में नहीं है। एवं पत्रों की दुनिया अनूठी है जिसे आधुनिक युग में भी सर्वोपरि ही माना जाएगा। तो दोस्तों, यह था निबंध चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।